प्रेरणा के साथ लोग लिस्बन से आकर के उसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। तो मेरा नाम बसुमती जी है और मेरा 11वां साल स्टार्ट हो गया इस कम्युनिटी में आने का। और मैं आज आपको बताऊंगी कि जब मैं हर्बल लाइफ में नहीं थी तब मेरी लाइफ कैसी थी, और जब मैं हर्बल लाइफ में आई तो कितनी सारी चुनौतियों के साथ मैं हर्बल लाइफ की और किस तरह से हम हर्बल लाइफ करते हुए यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, ये सारी चीज बताऊंगी। मेरी स्टोरी से जो पॉइंट्स आपको समझ में आएगा आप जरूर लिखिए। कहते हैं कि किसी न किसी की कहानी से ही प्रेरणा लेके हम जीवन में कुछ करते हैं। अगर बच्चे को भी स्कूल में पढ़ाना हो तब पड़ोसी के बच्चे का देख लेते हैं कि कैसे स्कूल में है और किस तरह का डिग्री उसे मिल रहा है और किस तरह का उसे ग्रोथ है उस स्कूल में, उसके आधार पे करते हैं। तो सेम चीज हमारा हर्बल लाइफ एक कल्चर है, एक फैमिली है, और हम लोग इस हर्बल लाइफ में आते हैं, एक दूसरे को देख के प्रेरणा लेते हैं। तो चलिए आज मैं बताऊंगी सबसे पहले कि हर्बल लाइफ में, एक बार आप लोग जोरदार मार्क्यूस सर के लिए क्लैप करें। जी हाँ, हम सबका ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग आज एक जगह इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि हम लोग हर्बल लाइफ में हैं। जी हाँ, हम लोग हर्बल लाइफ में हैं। अगर हम लोग हर्बल लाइफ में नहीं होते तो शायद एक जगह इकट्ठा होते। मैं बिहार और आप कहाँ से है, ये हमारे स्पॉन्सर और ये हमारे अपलन स्पॉन्सर कैप्टन चरणजीत सर। तो हम चाहेंगे कि हमारे स्पॉन्सर और अपलन स्पॉन्सर के लिए आप जोरदार क्लैप करें, क्योंकि हर्बल लाइफ कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे आप किसी न किसी स्पॉन्सर के माध्यम से ही आते हैं। आप किसी न किसी स्पॉन्सर के माध्यम से ही आते हैं। जी हाँ, और स्पॉन्सर का काम होता है हर्बल लाइफ में लाना। उसके बाद हमारी और आपका काम होता है हर्बल लाइफ के साथ लगातार काम करना। जी हाँ, ये हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हैं आज से 10 साल पुराना पिक्चर हमारी कैसी थी, यही मेरी पिक्चर है और यही से मेरी कहानी स्टार्ट हुई थी। तो मैं आपको अपनी कहानी अब बताने वाली हूँ, तो आप लोग रेडी रहिए। जी हाँ, जानने के लिए, क्योंकि इस कहानी से आने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि हर्बल लाइफ में आने से पहले मेरी लाइफ कैसी थी। क्योंकि अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत मैं अच्छा बोल लेती हूँ, और अभी आप स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगता होगा कि मैं देखने में भी शायद मिला जुला के अच्छी हूँ, ये लग रहा है। क्योंकि आदमी जब जो देखता है ना उस पे वो यकीन करता है। लेकिन नहीं, आपको पहले मेरा बैकग्राउंड भी देखना होगा कि मैं किस बैकग्राउंड से थी, किस स्थिति से थी और कैसे आज मैं यहाँ हूँ। मैं एक मिडिल फैमिली से हूँ। मिडिल फैमिली नहीं, एक मिडिल क्लास के लोग होते हैं और एक रिच लोग होते हैं और एक गरीब लोग होते हैं। 3 तरह का लोग दुनिया में होते हैं। तो हमारी गिनती एक गरीब लोग से थी। मैं एक गरीब फैमिली में जन्म ली थी और उस फैमिली में 5 बहन और 2 भाई, यानी कि 7 भाई बहन थे। और हमारे फैमिली में कल्चर था, और वो कल्चर था कि बेटियों को नहीं पढ़ाना है। वो कल्चर था कि बेटियों को बिल्कुल नहीं पढ़ाना है, सिर्फ बेटे पढ़ते हैं। लेकिन अमेजिंग बात ये है कि हमारे 2 भाई है और दोनों में कोई भी मैट्रिक पास नहीं है। ये क्योंकि मेरे फादर पढ़ाना चाहते थे और हम बहनों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। तो मेरी तो 4 बहन थी हमसे बड़ी, क्योंकि मैं घर की सबसे छोटी बेटी थी। तो वो लोग तो स्टडी नहीं कर पाए और मैं भी नहीं कर पाई, क्योंकि पढ़ाई क्या होता मुझे नहीं पता है। खेतों में काम करना, मजदूरी करना, ये सब मुझे पता था। तो मैं बचपन से ही खेतों में काम किया करती थी। क्योंकि आप लोग हरियाणा के हैं ना, तो खेतों में आप काम करते हैं। तो मुझे पता है कि मैं भी खेतों में काम किया करती थी और मजदूरी किया करती थी। मजदूरी का मतलब होता है कि आप 100-200 रुपया कमाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो मैं शादी से पहले ही लगभग मुझे 13-14 साल की उम्र से ही मैं मजदूरी किया करती थी, एक्स्ट्रा कोई न कोई काम किया करती थी, जहां से मुझे 10-20-5 रुपया की बचत हो जाए। जब मेरी एज लगभग 14 साल की हो गई तब मुझे दुनिया का एहसास हुआ कि मेरे पास एक शिक्षा होना बहुत जरूरी है और मैं अशिक्षित हूँ। मुझे लगने लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। जब मैं अपने फादर के घर गई और मैंने कहा कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं सिस्टर के घर रहती थी, तो मैं उधर जाकर के गई और मैंने कहा पढ़ना है, तो मेरे फादर सख्त मना कर दिए कि पढ़ना नहीं है।
फिर मैं जिद ठान ली। फिर मैं सेकेंड सिस्टर के घर चली गई और उनका हेल्प ली। मैंने उनसे कहा कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे स्कूल में एडमिशन कराना है। उन्होंने भी ज्यादा ध्यान हमारे एजुकेशन पे नहीं दिया, लेकिन मैं उनके घर में बहुत ज्यादा काम करती थी, जिसके वजह से उसे बार बार मेरे कहने पे उसे मेरे बातों पे थोड़ा यकीन हुआ और मेरा नाम वसुमती जी है। ये नाम आपको सुन के बहुत आश्चर्य लगेगा कि लोगों के नाम माता पिता रखते हैं और हमारे नाम मैं खुद ही रखी हूँ। क्योंकि जब मुझे स्कूल में एडमिशन कराना था तो जिस व्यक्ति के माध्यम से मेरा एडमिशन होता, उन्होंने पूछा कि आप कौन सा नाम रखना चाहते हैं स्कूल में। आज वो व्यक्ति दुनिया में नहीं है, मैं उसे धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि वो दुनिया से चले गए। तो आप उसके लिए एक बार ताली भी बजा सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, धन्यवाद। तो उन्होंने जब मेरा नाम पूछा तो मैंने उसे कहा कि मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या नाम रखना है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, आप ही बताइए। उन्होंने एक बुक निकाला और उस बुक में लिखा था वसुमती, उसका मतलब था धरती। तो उन्होंने बोला कि देखो ये नाम वसुमती है, इसका मतलब होता है धरती, और धरती में इतनी ताकत होती है कि हर दुख को वो सहते हैं लेकिन कभी किसी से कंप्लेन नहीं करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप 14 साल के एज में पढ़ना चाहते हो तो शायद ये नाम आपके जीवन में बहुत काम आएगा। तो मैंने उसे कहा कि बिल्कुल सही है, आप मेरा यही नाम लिखवा दीजिए। उन्होंने मेरे साथ जाके मेरा 1 क्लास में नाम लिखवाया और मेरी मजाक उड़ना स्कूल से स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैं 14 साल की थी और उधर बच्चे 4-5 साल के थे। तो उस स्कूल में मुझे बहुत बोर फील होता था, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं सबसे पीछे वाला टेबल पे बैठती थी। मैं आपको भगवान कसम खा के बोल सकती हूँ, मैं कृष्ण की भक्त हूँ। जब मेरी बारी आती थी तो मुझे यस मैडम या यस सर मुझे बोलना नहीं आता था, क्योंकि मेरे गला का आवाज मैं बहुत हकलाती थी। बचपन में मेरी आवाज क्लियर नहीं था, मैं किसी भी वर्ड को आराम से नहीं बोल पाती थी। तो मुझे ये प्रॉब्लम बहुत होता था, जिसके वजह से जब अटेंडेंस का टाइम होता था तो मैं पहले ही क्लास से किसी न किसी बहाना से बाहर रहती थी, और जब हमारा अटेंडेंस हो जाता था तब मैं क्लास में आती थी, जिसके कारण हर दिन मैं क्लास में होते हुए भी मेरा रजिस्टर में रेड पेन लगता था। तो स्कूल में वो भी कंप्लेन होता था और बहुत बोर फील होता था। लेकिन मेरे अंदर एक अच्छाई नेचर था कि मैं किसी के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बना लेती थी। क्योंकि हमारे अंदर एक गुड था कि मैं कंप्लेन को अपने दिल तक जाने नहीं देती थी, उसे मैं भूल जाती थी। जिसके वजह से टीचर ने कहा कि आप बहुत बड़ी हो और बहुत छोटी क्लास में हो, जिसके वजह से शायद मुझे लग रहा है कि आपको हेजिटेशन भी है और क्लास के स्टूडेंट सब आपको मानते भी नहीं और आपके मजाक उड़ाते हैं। तो आप ऐसा करो, डायरेक्ट आप सिर्फ क्लास में आ जाओ और मैं आपको क्लास में एडमिशन करवा देती हूँ। तो मुझे कुछ भी पढ़ाई के मामले में नॉलेज नहीं था, तो मैं बोली ठीक है, आप जैसा आपको सही लगता है मुझे कर दीजिए। 1 साल के अंदर ही मैं 6 क्लास में चली गई, और जब मैं 6 क्लास में गई तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों का घर से स्कूल बहुत पास में था, और स्कूल में जब लंच ब्रेक होता था तो रियलिटी में जब मैं घर आती थी अपना लंच ब्रेक करने, तो हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल जाने नहीं देते थे। वो बोलते थे कि अभी स्कूल नहीं जाना, क्योंकि हम लोगों का घर में ना धान का खेती होता था। कितने लोग जानते हैं, क्योंकि उधर के किसान धान होते हैं ना, धान, तो हम लोगों के घर में धान से चावल तैयारियां होती थी। तो घर में ही चावल तैयारी हमारी माँ करती थी, तो हम लोग सब मिलके करते थे। तो सेकेंड आवर में मुझे स्कूल जाने का इजाजत नहीं होते थे, और वहां कहा कहते थे कि आप सारी काम कर लोगे तो आप जा सकते हो। तो मैं लंच में घर इसलिए जाती थी ताकि अपने काम को फिनिश कर पाऊं, और मैं लंच नहीं करती थी, मैं डायरेक्ट फिर मैं स्कूल चली जाती थी। और मुझे याद है कि महीने में 25 दिन मैं रात का बासी रोटी और नमक खा के ही स्कूल आती थी, क्योंकि मुझे सुबह भी घर का सारे काम करने होते थे। क्योंकि मुझे 2 सिस्टर की शादी नहीं हुई थी, एक मेरे से बड़ी थी और मैं उनसे छोटी थी। मेरी जो एक सिस्टर थी बड़ी, वो बहुत ही सुंदर, बहुत स्मार्ट थी। तो उस घर में आज वो सिस्टर मेरे साथ नहीं है, दुनिया से चली गई, लेकिन मैं आपको रियल स्टोरी बताना चाहती हूँ। तो उस घर में हमारा कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि मैं देखने में बहुत ही खराब थी और हमारी उस घर में जरूरत नहीं थी। यानी कि जरूरत जिस व्यक्ति का ना हो और वो व्यक्ति आ जाए, तो आप समझिए कि उस घर में आपकी क्या इंपॉर्टेंस होंगे। तो इस तरह बचपन गुजरी, और किसी तरह मैंने मैट्रिक्स का एग्जाम दिया, मेरी शादी हो गई।
शादी से पहले 96 में मैंने 96 में एग्जाम दी और 97 में मेरी शादी हुई, लेकिन चुपके से मैंने इंटर में एडमिशन करा ली थी। जब मेरे फादर को पता चला कि मैं इंटर में एडमिशन करा ली हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया और कॉलेज में जाके मेरा नाम को हटवाया कि नहीं, आगे नहीं पढ़ना है, आपको शादी करना है, ससुराल जाना, मतलब घरेलू भाषा में। मैं हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अगर वैसे लैंग्वेज में बात करूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर मेरी शादी हो गई और आपको समझ में सब लोगों को आता होगा कि गरीब घर की बेटी अमीरों में नहीं जाती है, और गलती से अमीरों में वो जाती है जो खूबसूरत और टैलेंटेड होती है। मेरे साथ तो ना खूबसूरती थी, ना हुनर था, ना टैलेंट था, तो मुझे अमीर घर में जाने का हमारा कोई चांस नहीं था। यहाँ तक कि जब मेरी सिस्टर की शादी लगती थी और वो रिश्ते अच्छे घर से नहीं आते थे, तो उसी वक्त मेरे ही सामने में बोला जाता था कि ये रिश्ते इसके लिए ठीक है क्योंकि ये सब कर लेगी, इसके लिए नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे जितने भी मदर हैं और फादर है, मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी आपके पास अगर 2 बच्चे हो तो ऐसे बैड फील आप अपने बच्चे को मत करवाइएगा, क्योंकि ऐसे से बहुत दुख होता है। लेकिन एक तरह से मैं बोलूं कि मेरे जैसा बच्चे अगर हो गया तो वो कुछ करके ही दिखाता है। जी हाँ, जैसे मैं आज कुछ करके अपने फादर को दिखा रही हूँ, उसे प्राउड फील हो रहा है मेरे ऊपर। तो इस तरह से हमारी बचपन गुजरी, शादी हो गई, बड़ी बेटी मेरी हो गई, फिर बेटा हो गए, फिर छोटी बेटी हो गई, 3 बच्चे हमारे हो गए। जब मेरी बेटी का फर्स्ट टाइम उस्लैन कॉन्वेंट क्रिश्चियन स्कूल में, मैं प्ले स्कूल में एडमिशन कराने गई थी, तो वहां पे मदर का इंटरव्यू होता है। तो उन्होंने मुझे बुक दिया पढ़ने के लिए, वहां पे जो मदर थी, तो मैं पढ़ नहीं पाई, तो उन्होंने मुझे मेरे सामने ही बोला, सॉरी आप पढ़ी लिखी नहीं है, आपके बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में नहीं हो सकता है, आप इसे सरकारी स्कूल में या फिर कोई और स्कूल में एडमिशन कराइए, इस स्कूल में आप बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। मुझे उस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ, ये सोच के मेरी जिंदगी तो बर्बाद हुआ, लेकिन मेरे वजह से मेरे बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो रहा, ये जिंदगी में मुझे लालच है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। वापस मैं आ करके 10+2 में एडमिशन ली। जी हाँ, और ये कहानी मुझे 2005 की है। मैं 2005 में एडमिशन ली। शादी मेरी 97 में हुई थी, छोटी बेटी की जन्म 2003 में हुआ और मैं 2005 में एडमिशन ली। उसके बाद मैंने लगातार 10+2 कंप्लीट किया, फिर मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 साइकोलॉजी ऑनर से पढ़ के मैंने एग्जाम दिया और 2nd डिवीजन में पास की, ताकि मेरे बच्चे को किसी भी मोड़ पे ये ना कहना पड़े कि इसकी माँ पढ़ी नहीं है और इसे इस स्कूल में पढ़ने का इजाजत नहीं है। थैंक गॉड, आज हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ के निकले और बहुत, मैं प्राउड से किसी को कह सकती हूँ कि सामने वाला कितना भी इंग्लिश पढ़ा हो, बट मेरे बच्चे हार नहीं मानेंगे, उसके टक्कर में ही खड़े रहेंगे, तीनों के तीनों। और क्यों? क्योंकि आज हमारा गुरु हमारा तीनों बच्चा है। मेरी शिक्षा की जर्नी तीनों बच्चे के वजह से हुई, और आज जो मैं स्टडी आज भी कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हूँ, इस पढ़ाई का भी टीचर हमारे तीनों बच्चे ही हैं। तो मैं सक्सेस का 70% श्रेय अपने बच्चे को देना चाहती हूँ और 30% श्रेय मैं खुद को देती हूँ और 100% श्रेय मार्क्यूस सर के सिस्टम को देती हूँ, जिसके वजह से मैंने हर्बल लाइफ में, जब उसके बाद मैं पार्लर चलाने लगी, नहीं सॉरी, मैं पार्लर पहले नहीं चलाने लगी। जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो मुझे मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया। जब तीनों बच्चा का स्कूल में एडमिशन हो गया, पढ़ाई स्टार्ट हो गई, तो स्कूल फी में मेरे हस्बैंड का जो भी काम था, उसका मेडिकल का एक छोटा सा स्टॉक था, जिससे कि वो किसी तरह से घर और छोटा बड़ा ट्यूशन की पढ़ाई बच्चे के निकल रहे थे। लेकिन बच्चे जब बड़े होने लगे तो पैसे खर्च ज्यादा होने लगे, उनके ट्यूशन फी, स्कूल फी, उनके बहुत सारे डिमांड होते हैं समय के साथ। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए।
मैं स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए। मैं एनजीओ में जाके अपना एडमिशन ले ली और एनजीओ में जाके अपना काम करने लगी। उधर मोमबत्ती बनाने का काम करना मैंने स्टार्ट किया। तो एनजीओ में जो भी लोग काम किए होंगे, मुझे सारे जगह का तो नहीं पता है, बट बिहार का एक सिस्टम है कि आप एनजीओ में अगर काम करते तो आपको शाम के नाश्ते दिए जाते हैं। तो मुझे वो शाम के नाश्ते दिए जाते थे। तो मैं कुछ दिन तक तो नाश्ता की, फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ये नाश्ता के बदले में क्या पैसा लिया जा सकता है। तो जो हमारी टीचर थी उसका नाम कविता मैडम था। मैंने एक दिन कविता मैडम को एक दिन पहले 2 घंटे पहले जाके बोला कि मैम, आप जो हम लोगों को नाश्ता कराते हैं शाम में, तो क्या इसे खरीद के लाते हैं ना? तो बोला हाँ। कितने का खरीद के लाते थे? एक आदमी का 10 रुपया लगता है भुज्जा में। तो क्या मैडम ये 10 रुपया मैं ले सकती हूँ आपसे पर डे? बोला क्यों, आप भूखे रह के काम करोगे? मुझे ना भूख बहुत कम लगती है और ज्यादा खाने से मुझे रात में नींद नहीं होती है। तो क्या कृपया करके अगर मुझे ना आप 10 रुपया डेली दे देंगे, तो मेरा ना कोई नाम का खाता नहीं है, तो मैं चाहती हूँ एक सहारा बैंक पहले चलता था ना, 10 रुपया डेली पे जमा होता था ना पैसा। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैं उस बैंक में खाता खुलवाई और 10 रुपया पर डे जमा करने लगी। मुझे भूख मुझे कहना पड़ता था कि मुझे भूख नहीं। ये मेरा एकदम बहुत अंदर था, क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहती हूँ उस डिस्ट्रिक्ट का टॉप के स्कूल है विद्या विहार, जहाँ मैं रहती हूँ। उससे नंबर 1 पे वही स्कूल है, आज भी नंबर 1 पे वही स्कूल है। और हमेशा सुनती हूँ स्कूल में नेता का बच्चा पढ़ते हैं और बड़ा ऑफिसर का बेटा पढ़ते हैं। मेरा एक था कि मेरा बच्चा उसमें ज्यादा दिन ना पढ़े चलेगा, लेकिन 1-2 साल जरूर पढ़े। ये मेरे वाइफ हस्बैंड दोनों का ही एक सपना था कि उस स्कूल में पढ़े। उसके लिए मैं भी पैसा इकट्ठा करने लगी, लेकिन उस काम से मुझे समझ में आया कि इस काम से कुछ होने वाला नहीं है। फिर हमने सिलाई सीखा, बट सिलाई का फिनिशिंग मेरे हाथ में नहीं आया। और हमने एक मशीन खरीदा और लोगों का फॉल लगाना स्टार्ट किया और लोगों का पुराने कपड़े घर से लाके सिल के देने लगी, फॉल लगा के देने लगी। इसी काम से फिर मुझे एक आइडिया आया कि मुझे पार्लर भी सीखना चाहिए। तो पार्लर सीखने के लिए मुझे पैसे नहीं थे। मैंने एक-एक पैसा मुझे मेरे पास आज भी है। मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, 10 साल पुरानी चुनका आज भी है। मुझे लग रहा है उसमें 2,500 से 4,000 रुपया है और मैं आज तक उसे एक पैसा जमा करने वाला लगभग 10 साल से मैं उसे संभाल के रखी हूँ। और मेरा ख्वाहिश है कि वो मैं ना तोड़ूं या वो उसे मेरे पोते पोती तोड़ेंगे, तभी मेरे सपने पूरे होंगे। मैं 10 साल से उसे संभाल के रखी हूँ, इतना छोटा चुकिया है और मेरे बच्चे को भी पता नहीं, लेकिन पता नहीं आज मेरे मुंह से ये बात कैसे निकल गई। आज भी मैं उसे संभाल के रखी हूँ। उसमें पैसा जमा करके पार्लर में जब मैं गई सीखने, तो उन्होंने जो डिमांड किया उतना पैसा मेरे पास नहीं थे। हमारे पास सिर्फ 4,000 थे। मैंने उसे बोला, क्योंकि वो पार्लर की सफाई के लिए एक आय को रखी थी, जो उनके पार्लर को साफ सुथरा पोछा और पार्लर का सारा बेसिंग कंघी वगैरह सब कुछ साफ करके देती थी। तो उसे वो मंथली 2,000 रुपया दिया करती थी। मैंने उनसे बात बोला, उसका अंबिका नाम था, कि आप ऐसा करिए, ये सारी काम मैं करके दूंगी और मेरे 4,000 में मुझे सिखा दीजिए। उन्होंने बोला बात तो ठीक है, तो ठीक है, आप मुझे 4,000 ही दीजिए। मैं उन 4,000 उसे दे के उसके पार्लर में सीखी पार्लर, और पार्लर सीखने के बाद मैं उस पार्लर को छोड़ दी। फिर मैं पार्लर को खोली, बहुत सिंपल छोटा रेंट के घर में रहती थी। 2,000 रुपया मेरा रेंट का रूम था, उधर मैंने पार्लर स्टार्ट किया। तो पार्लर में कस्टमर नहीं आएंगे क्योंकि पार्लर स्टैंडर्ड लेवल चाहिए। तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं होम लाके घरों में लोगों को सर्विस दूं। जहाँ 10 रुपया लेते थे पार्लर में, मैं वहाँ 5 रुपया में काम करना शुरू की। तो घरों में जाके जब मैं लोगों को काम करने देने लगी, तो लोगों को मेरा सर्विस बहुत पसंद आया, जिसके कारण लोग मुझे पसंद करने लगे और पसंद करने के कारण मेरे पास ज्यादा पैसा आने लगे और मैं घर में पार्लर भी खोल ली, थोड़ा ढंग का पार्लर, और कपड़े भी रखने लगी पार्लर में। वो काम मुझे करते हुए मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा वजन बहुत बढ़ गया। मुझे पता नहीं चला, पहले मेरा वजन ज्यादा नहीं था, लेकिन जब मैं पार्लर खोली तो पूरा 10 साल मैंने पार्लर को दिया। उसी दरमियान मेरा वेट वो बढ़ा था, जो आपने 10 साल पुराना मेरी पिक्चर देखे, मेरा वजन 85 केजी हो गया था। बहुत सारे हेल्थ इशू होने लगे। मैं यहाँ पे कोई मेडिकल क्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरा सेल्फ रिजल्ट है। सर्वाइकल प्रॉब्लम, घुटने में दर्द, माइग्रेन की समस्या, ये सारी समस्या मुझे होना स्टार्ट हो गया। तो
वजन कम करने के लिए कोई उपाय नहीं था। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी नींबू पानी, जीरा पानी, मैं वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मुझे पता है हर कोई ये ट्राई करते हैं, लेकिन आइडियल वेट में नहीं आते हैं। 5-7 केजी वेट घटा लेना ये बहुत बड़ा तोप नहीं है, लेकिन जब आप आइडियल वेट में आते हैं, इसके लिए आपको एक कोच की जरूरत पड़ती है, और एक गाइडलाइंस की जरूरत पड़ती है, और एक डाइट की जरूरत पड़ती है, और एक प्रोटीन बेस्ड फूड मील रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये सब चीज मैं बहुत सारे ट्राई किया, नहीं हुआ। जहां मुझे कोच मिले और कोच के माध्यम से हमने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, इसीलिए मैं कोच को धन्यवाद करती हूँ कि हर कोई एक कोच के माध्यम से आते हैं, और कोच के माध्यम से मुझे स्पॉन्सर मिले और मैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन की, और इस कम्युनिटी में मुझे खाने पीने के तौर तरीके सिखाए गए। तौर तरीके आज मैं बोलूं, पूरे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट को एक हर सिटी, हर गांव में ऐसी भी क्लास होनी चाहिए जहां लोगों को खाने पीने के तौर तरीके सिखाया जाए। हर चीज तो सिखाते हैं सरकार, लेकिन खाने पीने के तौर तरीके का कोई क्लास नहीं होता है, जिसके कारण हमारा इंडिया ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ओवरवेट है। हमने अपना टोटल 30 केजी वजन को कम किया। मेरा कमर 48 यानी कि 48 इंच हमारा कमर था, आज हमारा कमर 28 है। मेरे पेट में 1 इंच भी चर्बी नहीं है, 1 इंच भी नहीं है। मेरा वजन 53 केजी होना चाहिए आइडियल वेट, क्योंकि मेरा हाइट 5 फुट 2 इंच है। आज मेरा वजन 65 केजी है। मेरी एज आज 50 साल है, लेकिन मेरा फिटनेस लोग देख के बोलते हैं 20 से 25 साल के बहुत हो गए। ये मुझे इस कम्युनिटी में अगर मैं नहीं रहती तो मुझे मिलता। सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे मिला यहाँ से स्वास्थ्य का, सबसे बड़ा गिफ्ट मिला मुझे स्मार्ट बनने का, सबसे बड़ा गिफ्ट मिला मुझे लोगों के सामने फीडबैक मिलने का कि आपकी उम्र कम है। ये कम बड़ी दौलत है क्या? सबसे बड़ी दौलत है दुनिया का, जहां आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं इस चीज को। हर चीज को आप पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन आप अपनी फिटनेस को इस कम्युनिटी ने आपको दिया है, तो आपको लाइफ टाइम इस कम्युनिटी के बारे में धन्यवाद करना चाहिए जो आपको मिला। तो क्या अगर मुझे ये कम्युनिटी नहीं मिलते तो क्या मैं, आप देखिए मेरी फोटो पहले कैसी थी और आज मैं कैसी हूँ, आपको अभी समझ में आया होगा। उस वक्त मैं 50 साल की दिखती थी, लेकिन आज मैं 50 साल की हूँ, बट मेरी फिटनेस बहुत अच्छा है। ये हमारी ओल्ड घर थे, जहां हमने 14 साल इस घर में 2000 रूम के भाड़े में, ये टीरा के घर थे। जब बरसात होती थी ना, तो हमारे तीनों बच्चे उठ जाते थे और हम लोग सब आपस में बर्तन लेके बिस्तर पे बैठ जाते थे। उसको बोलते थे ये बर्तन बोलते थे ये पकड़ो, उसको बोलते थे ये पकड़ो। चारों तरफ टीना का छत टूटा हुआ अल्वेस्टर का था, चारों तरफ पानी छूते थे और हम लोग रोने लगते थे कि कैसे लाइफ मिल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें अपने बच्चे के लिए। लेकिन आज मैं दिल से इस घर को धन्यवाद करती हूँ। अगर ये घर में मुझे तकलीफ नहीं मिलते तो शायद आज मैं बन भी नहीं पाती। ये मेरा बाय फर्स्ट टाइम का जर्नी था, और जब इस कम्युनिटी में आई तो मुझे कुछ रिवॉर्ड मिला। मैं आगे आपको बने रहिएगा, मैं बहुत सारी चीज आज बताने वाली हूँ। पहला चेक मुझे 1589 का मिला। ये वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर है, इनके साथ मुझे ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। अगर आप देखें तो सोचिए कि मेरी एजुकेशन किस जर्नी से स्टार्ट हुआ, लेकिन आज इस कम्युनिटी में कितनी ताकत है कि वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर के साथ मुझे ट्रेनिंग लेने का मौका मिला लॉस एंजलिस अमेरिका में जाकर के। ये कंट्री हेड है और कंट्री हेड के साथ कई बार ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। थाईलैंड की बात करें, मेरे अंदर एक कल्पना भी नहीं था कि मेरे पास कोई पासपोर्ट होगा, कोई पासपोर्ट पे वीजा होगा, या फिर मेरा कोई ऐसा ड्रेस होगा, या फिर मैं ऐसे घूमूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रही, तो कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन ये सब सपने इस कम्युनिटी में दिखाया गया और इसके साथ मैं लगातार अपने कामों को करती गई। ये हमारे हैप्पी फैमिली है। ये हमारी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। सबसे गुड बात ये है कि आज मैं किसी के सामने बोलती हूँ कि हमारे तीनों बच्चे का किसी का भी 1 केजी वजन ना तो कम है, ना तो कोई अंडरवेट है, ना तो कोई ओवरवेट है। तीनों के तीनों फिट है। बड़ी बेटी की अभी मेरी शादी
चुकी है दिसंबर में। छोटी बेटी का शादी अभी फाइनल हो चुकी है। जी हाँ, तो ये हमारे परिवार आज हमारे साथ हर्बल लाइफ में काम कर रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी मेरी फर्स्ट लाइन एक्टिव वर्ल्ड टीम है, छोटी बेटी मेरी सेकेंड लाइन में सुपरवाइजर है और हमारे बेटे हमारे साथ बिजनेस वर्क कर रहे हैं। तो हम लोग तीनों लोग साथ में बिजनेस कर रहे हैं। बहुत जगह घूमने का मौका मिला टीम के साथ, फैमिली के साथ। और आपको मैं आगे की बात बताऊंगी। बहुत सारे चेक, बहुत सारे रिवॉर्ड मुझे इससे मिले। लेकिन ये जो आप चेक देख रहे हैं ना, 2,07,571 रुपया, आपको एक चीज लिखिए, आप 1589 रुपया का चेक लिखिए, वो आपके लिए वही मेन है। ये चेक तो एक प्रोसेस है, जब आप प्रोसेस के साथ काम करेंगे तो ये चेक आपको मिलेंगे। आपको लेकिन वर्क करना होगा। हर वर्क करने के लिए आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक एक्शन होनी चाहिए और उसके साथ आपको काम करेंगे तो ये सारी चीज आपको मिलेंगे बहुत ही आसानी से। एक चीज और समझिए, स्पॉन्सर का काम होता है सिस्टम में लाना। स्पॉन्सर का काम नहीं होता है कि आपको हर एक चेक तक पहुंचाना। आपका काम होता है कि आप खुद उस काम को करें और उस काम को करके वो सारे जो भी आपके पास सपने हैं वो सपने को आप पूरा करें, अपने बच्चे सपने को पूरा करें, अपने फैमिली के सपने को पूरा करें। ये आपका काम होता है, क्योंकि ये आपका काम है। अगर किसी को ये लगता है कि सारे काम स्पॉन्सर के ही हैं, तो याद रखिए फिर तो मुश्किल है हर्बल लाइफ में। जी हाँ, फिर मुश्किल है हर्बल लाइफ में। हर्बल लाइफ में अगर आपको तरक्की चाहिए, थैंक यू, आपको तरक्की चाहिए तो आपके स्पॉन्सर लाइन, आप उसे रोज धन्यवाद बोलिए और काम करना आपको ही पड़ेगा और सारी काम प्लानिंग के साथ करने पड़ेंगे। 3,72,000 का चेक इनकम। उसके बाद कंपनी ने हमारे बिजनेस को देखा, देख के वो उन्होंने अनुभव लगाया और कंपनी मुझे गेस्ट स्पीकर बनने का मौका दिया। अब सोचिए कि जो लेडीज बोलने नहीं जानती थी वो गेस्ट स्पीकर बन गई, लोगों के लिए प्रेरणा बन गई, लोगों को बताने के लिए। इस हॉल में 7,000 प्लस लोग थे और कंपनी ने मुझे पैनलिस्ट के रूप में चुना था कि आप अपनी स्टोरी शेयर करें। यहाँ पे आप अपनी स्टोरी शेयर करें। इस जोन में हम लोगों की एक ट्रेनिंग होती है जहाँ पे 7,000 प्लस लोग होते हैं। स्पेक्टेकुलर के ही जैसे ये इवेंट भी होते हैं। अभी हम लोगों का इधर 16 अप्रैल को सेम इवेंट है। तो ऐसे करके कंपनी ने मुझे बहुत सारे मौके दिए हैं इवेंट में जाने का, करने का। जब मैं मिल टीम बनी उसका बहुत अच्छा अनुभव शेयर करने का। फिर 5 लाख का चेक इनकम, 6 लाख का चेक इनकम, 7 लाख का चेक इनकम, ये सब रिवॉर्ड मुझे काम के वजह से मिला है, लगातार काम करने के वजह से मिला है। आप कौन से धर्म से है, आप नाटे हैं कि आप लंबे हैं, कि आप काले हैं कि आप गोरे हैं, आपके पास कितना एजुकेशन है, आपके पास पहले किसी फील्ड का कितना अनुभव है, ये कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास अनुभव है तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन मैटर सिर्फ ये करता है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए, आपके अंदर भूख होना चाहिए और आपके अंदर तैयारियां होनी चाहिए। ये 3 चीज अगर आपके अंदर है, इच्छा है, भूख है करने की और तैयारियां है, तो आप ये सब कुछ कर लेंगे। ये सब कुछ आप कर लेंगे, सारी चीज आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे वेकेशन क्वालिफाई किया हमने, बैंक दुबई वेकेशन हमने क्वालिफाई किया, सिंगापुर, मलेशिया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, हर्बल लाइफ में आप अपने फैमिली के लिए हर्बल लाइफ करिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड और अपने बच्चे, अपने फैमिली के लिए करिए। क्यों? क्योंकि आपको हर्बल लाइफ में ऊपर वाला ने चुना, इसलिए आपको चुना ताकि आप अपने परिवार को, अपने बच्चे को आप वो सारी चीज दे सके जो आपको नहीं मिला। आज मेरा बचपन हमारे बच्चे में है। आपने मेरी बचपन की कहानी सुनी, पर आज मेरे बच्चे हंसते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग तरह का ड्रेस पहनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे साथ मेरे बच्चे सिंगापुर गए, मलेशिया गए, जब वो इस तरह से
खुश होते थे, इधर फोटो खिंचाते थे, मम्मी इधर आओ, ऐसे ऐसे करो, वैसे करो, ये झूला पे वो झूला पे, ये खा रहे वो खा रहे। तो मुझे एकदम लग रहा था कि मेरी लाइफ है ये मेरी लाइफ है। यहाँ पे जो भी पेरेंट्स है, मेरा एक मैसेज होगा कि आप हर्बल लाइफ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए कीजिए, क्योंकि जब ऐसा ठान के आप हर्बल लाइफ करेंगे तो आपके पास जो चुनौतियां आएंगे, जो आपके पास चैलेंजेस आएंगे, जो आपके पास दिक्कतें आएंगे, वो आप हंस के सह लेंगे, क्योंकि आपके पास गोल है, आपका परिवार, आपका बच्चा, आपका फैमिली, क्योंकि आपको उसके लिए कुछ करना है। जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं तब हम उस काम को बड़ा ही लगन से करते हैं, और जब खुद के लिए करते हैं कल कर लेंगे, हाँ या ना, ऐसा बोलते हैं ना, कल कर लेंगे। क्योंकि सेल्फ काम हम हमेशा टाल देते हैं, लेकिन अगर कोई और व्यक्ति काम दे दे तो हम उसे टाल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं टाल सकते हैं? क्योंकि वो हमारी काम रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियां हो जाती है। तो जैसे मेरे ऊपर हमारी ये 3 बच्चों की जिम्मेदारियां, इसे घुमाना मेरा सपना और मेरा सबसे बड़ा गोल है। पूरे वर्ल्ड में मैं अपने बच्चे को घुमाऊंगी, पूरे वर्ल्ड। मैं इस धरती पे रह गई तो दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां हमारा बच्चा विजिट ना करे, और दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिस चीज को हमारा बच्चा छुए और वो चीज उसका ना हो। और हमारा दूसरा गोल है हमारा समाज में कोई भी व्यक्ति हमारे रहते हुए उसको कोई भी तकलीफों से गुजरना पड़े, ये मेरा सबसे पहला काम है। उसे अच्छा फीलिंग देना, अच्छा अनुभव देना, अपनी कहानियों से उसे प्रेरित करना, उसे प्रेरणा देना और उसे भी आगे लेके जाना। गोल, जब तक आपके पास कोई गोल नहीं होता है तब तक आप कुछ बड़ा करने का आपके अंदर जुनून नहीं होता है। आप इस ड्रेस में देखिए, एक ड्रेस में ग्रीन टी शर्ट हम चारों पहने हुए हैं, इस ग्रीन में किसी ने जज नहीं किया। और जब लास्ट डे मलेशिया से मैं वापस आ रही थी तो बाहर में मेरे बच्चे ने मुझे मम्मी बोल के पुकारा, क्योंकि ऐसा मोमेंट कहीं नहीं आएगा कोई सुने। उस वक्त ऐसा संजोग हुआ और आसपास में जो भी लोग थे सब सुन लिया। बोला यार, मेरे बेटे का मयंक नाम है, मयंक जी आपकी अपनी मम्मी है या सेकेंड मम्मी है? अपनी मम्मी तो आपकी हो नहीं सकती है, सेकेंड मम्मी हो सकती है। आपके फादर 2 शादी किए हैं? उन्होंने बोला नहीं, ये मेरी अपनी मम्मी। आप फिर से बताओ, आपकी अपनी मम्मी है? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को उनके दोस्त, उनके जान पहचान के लोग ऐसे बोले कि आपकी मम्मी तो आपके दोस्त है, आपके फ्रेंड है, जैसे लगना चाहिए। हाँ, अलग चीज है, जैसे लगना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, सेल्फ फिटनेस की जरूरत है। बहुत सारे टेस्ट खाने को आपको छोड़ने पड़ेंगे। बहुत ऐसी चीजें हैं जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, उसे आपको छोड़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपनी, बहुत ऐसी चीजें हैं जिसे आप नहीं छोड़ेंगे और बहुत ऐसी चीजें जिसे आप पसंद नहीं करते हैं और उसे आप अपना नहीं बनाएंगे, तब तक आप वो फिटनेस तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस फिटनेस का लोगों का कल्पना होगा, सपना होगा। तो बहुत सारे ट्रेनिंग मीटिंग में जाने का मौका मिला। 2023 से मेरा 8 लाख का इनकम आना स्टार्ट हो गया इस कम्युनिटी में। जी हाँ, अभी 10 लाख का इनकम कंपनी मुझे दे रही है। तो अब मैं आगे आपके साथ कुछ समय और बिताने वाली हूँ, और ये समय हमारा और आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। मेरा समय डिफिकल्ट है, बट आपका समय आप सुनेंगे और हमारी बातों को आप लिखेंगे जरूर। ये हमारी पिक्चर लॉस एंजलिस का है, जब मैं अमेरिका गई थी। आपको यहाँ पे एक चीज समझना है, अमेरिका, क्या मेरे जैसा लेडीज को जाना क्या है आसान है? हाँ या ना? जो आपने मेरी कहानी को सुना, आपको समझना है यहाँ पे, आप में से किसको लगता है कि आसान है? आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है, आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। तो जब आप इस कम्युनिटी में आते हैं तो आप जो सपने देखते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
इमोशनल को कंट्रोल रखना पड़ता है। हमने हर्बल लाइफ में सीखा, हर्बल लाइफ कम्युनिटी में इमोशनल को कंट्रोल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दो ऐसे वक्त होते हैं, एक वक्त होते हैं जब बहुत क्रोध आ जाए और एक वक्त जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए। ये दो वक्त आप कोई भी ऐसा निर्णय ना ले जिस निर्णय को लेने के बाद आपको बाद में पछतावा करना पड़े। ये आपको मेरे लिए एक मैसेज है। जब आप बहुत क्रोध में हो और जब आप बहुत खुश और बहुत ज्यादा इमोशनल हो, ये दो वक्त कोई ऐसा निर्णय ना ले जिस निर्णय से आपको बाद में कोई पछतावा पड़े। जी हाँ, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस कम्युनिटी में आगे बढ़ने के लिए। और हर्बल लाइफ में जो पहला व्यक्ति मिले उसे आप हमेशा धन्यवाद करें, हमेशा धन्यवाद करें। आपको हर्बल लाइफ में बड़े सपने देखने हैं और बड़े करने हैं तो आप इधर उधर घूम नहीं सकते हैं, आप छोटी मोटी एंजॉय नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने अपनी लाइफ में देखा, छोटी मोटी एंजॉय करने वाले व्यक्ति बड़ी सफलता पे कभी नहीं पहुंचते हैं, बड़ी सफलता पे कभी नहीं पहुंचते हैं। मैं आपको एक मैसेज, मैं आपको अपनी कहानी बता रही हूँ, मैं आपको नहीं कह रही हूँ आपको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि मेरी कहानी जो दुखदाई कहानी है और आगे की भी जर्नी अभी हमारी बहुत कठिनाई है। जी हाँ, बहुत ही कठिनाई है। मैं आपको पहले 2-3 स्लाइड के ऊपर बात करूंगी, उसके बाद मैं आपको सारी चीजों को 10 से 20 मिनट के अंदर बहुत क्लियर करने वाली हूँ। जी हाँ, तो अभी जहां से एक सेकेंड, मैं बगैर स्लाइड से बात करूं तो ज्यादा अच्छा है। ओके, अभी मैं लिस्बॉन से ट्रेनिंग लेके आई और ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला, उधर से जाके ट्रेनिंग लेके आई इंग्लिश। कितने लोगों को लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है? थैंक यू, आपको इंग्लिश नहीं आता है इसीलिए तो आपको हर्बल लाइफ करना है। आपको इंग्लिश नहीं आता है इसलिए तो आपको हर्बल लाइफ करना है। अगर आपको इंग्लिश आता है तब तो और ज्यादा हर्बल लाइफ आप करेंगे, ज्यादा अच्छा से हर्बल लाइफ करेंगे आप, मुझे पता है, क्योंकि ज्यादा अच्छा से करेंगे। देखिए इस स्लाइड में हमने बहुत सारे कॉन्टेक्ट सर्कल, चेयरमैन क्लब से मैंने फोटो खिंचाया, बहुत सारे लीडरशिप के साथ मुझे मिलने का, घूमने का मौका मिला, बहुत सारे फन और मस्ती किए। थैंक यू मार्क्यू सर, मैं दोबारा से मार्क्यू सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ। जब मैंने बिजनेस करना शुरू किया था तो 2014 में मेरा बिजनेस बहुत अच्छा तरीका से हो रहा था। 2014 में मुझे 71,000 का चेक मिला था, लेकिन हमने ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। हमें लगने लगा कि ट्रेनिंग में पैसा और वक्त दोनों जायज है खर्च करना, क्योंकि जब मुझे इतना इनकम आ रहा है तो समय और पैसा दोनों लगाना ट्रेनिंग में जायज नहीं है। हमने ट्रेनिंग का वैल्यू देना कम किया, फैमिली को वैल्यू देना ज्यादा जरूरी समझा। तो फिर हमने अपने फैमिली को ज्यादा वक्त देना शुरू किया। छोटी मोटी फेस्टिवल, हर एक चीजों में शामिल होना, किसी का बर्थडे है तो जाना है, किसी का मैरिज डे है तो जाना है, किसी का सत्यनारायण भगवान का कथा है तो जाना है, किसी के घर में दामाद आया तो मुंह दिखाई के लिए जाना है, मतलब वगैरह वगैरह जितने भी छोटी मोटी खुशी होती है सब में शामिल होने लगी। और हर्बल लाइफ की मीटिंग को हमने इग्नोर किया, जिसके वजह से हमारा बिजनेस 2015 और 2016 बिल्कुल हमारा बिजनेस जीरो हो गया। मैं आपको यहाँ पे एक अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ, जिस काम को आप जितना शिद्दत से करेंगे उस काम में आपको उतनी ही गतिविधि मिलेगी। सीधा सा बात है, काम अगर हो रही है तो खुश होना बहुत आसान है, काम अगर हो रही है तो ताली बजाना बहुत आसान है, काम अगर हो रही है तो लोगों के सामने अपने आप का तारीफ करना बहुत आसान है। जब काम नहीं हो रही है तब क्या आप खुश हैं? तब क्या आप काम कर रहे हैं? तब क्या आप लगातार इनविटेशन लोगों को कर रहे हैं? तब क्या आप मार्क्यूस सर पे विश्वास है? तब क्या अपनी कम्युनिटी पे विश्वास करते हैं?
तब क्या आप अपने अपलाइन गेट टीम मिल टीम के ऊपर विश्वास करते हैं? ये चेक बहुत जरूरी है। हर किसी के जीवन में ये लाइन आते हैं। मेरे जीवन में आया, 15 और 16 मेरा बिजनेस बिल्कुल जीरो हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे बिजनेस कैसे करना है। जी हाँ, बिल्कुल जीरो हो गया। स्पेक्टाकुलर इवेंट हैदराबाद में था। जब मैं हैदराबाद ट्रेनिंग में गई, वहां से मुझे एक लाइन समझ में आया था। अनूप मिश्रा को मैंने सुनी थी। मुझे एक लाइन समझ में आया, जब इंडिया के टॉप के डॉक्टर हर्बल लैब कम्युनिटी में है। दूसरी चीज क्या है कि मेरे पास इंग्लिश का अनुभव बहुत ज्यादा नहीं था, ना के बराबर था। तो मुझे ये हर्बल लैब करनी चाहिए। दोबारा से आके मैंने स्टार्ट किया काम करना, लोगों को बताना स्टार्ट किया। फिर से मेरा पहला चेक 4900 रुपया का आया। वहां से जब मैंने हर्बल लैब करना शुरू किया, तो करते हुए 2016 लास्ट एंड में मेरा एक्टिव वर्ल्ड टीम हुआ। 2017 में लास्ट अगस्त में मेरा गेट टीम हुआ, और मैं उस समय मेरा चेक 80,000 का था और मैं काम कर रही थी। अगस्त में मेरा गेट टीम हुआ। 2018 जब आया, जनवरी में मेरा चेक 82,000 का था। फरवरी में मेरा चेक 83,000 का आया। और जब फरवरी का इवेंट क्लोज करके मार्च में जब मैं एंट्री की 2018 में, वहां पे एक दिन मैं 13 मार्च को कस्टमर घर जा रही थी मिलने अपने हस्बैंड के साथ। कस्टमर के घर जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ मिलने बाय रोड बाइक से। कस्टमर को डील करके जब मैं वापस आने लगी तो मेरे साथ एक हादसा हुआ, और वो हादसा रोड एक्सीडेंट हुआ। जब रोड एक्सीडेंट हुआ तो मेरे हस्बैंड उसी दिन 6 घंटा के बाद दुनिया से चले गए। मैं एक अकेले रह गई और मैं इतनी जख्मी थी कि मुझे अंदाज भी नहीं था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब एक्सीडेंट हुआ तो जब मैं रोड पर से उठी, मैं इतनी जख्मी थी कि मुझे जरा भी समझ में नहीं था कि मैं जख्मी हूँ या मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ। मैं उस वक्त अपने मोबाइल और अपने मशीन को मैंने सबसे पहले खोजा, तो मुझे रोड पे मोबाइल मिले और मशीन वाला बैग मिले। जब मैं दो सामान को खोजा और अपने पास रखा, तब मैं अपने हस्बैंड को खोजने लगी। मुझे लगा वो किधर भी चले गए होंगे। तब तक मेरा ब्रेन में ये नहीं चल रहा था कि हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ है। ये पूरा भाग मेरा जख्मी था और ब्लडिंग पूरा निकल रहा था। ये पूरा भाग का 4 से 5 लेयर स्किन मेरा निकल चुके थे, कपड़े पूरे छतरी हो चुके थे। ना तो मुझे दर्द था, ना तो मुझे कोई एहसास था। तब मैंने रोड पे जब हस्बैंड को देखी तो वो बेहोश पड़े थे। मुझे लगा कि हल्की चोट आई है। मैंने गाड़ी वाला को सहारा लिया और उनको गाड़ी में बैठाया और फैमिली को कॉल करके कहा कि हमारे साथ रोड एक्सीडेंट हुआ है, और हमारा घर और एक्सीडेंट होने का जगह लगभग 12 किलोमीटर का दरमियान था। हमने बोला, वो लोग घबरा गए। नहीं, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, हल्की चोट आई है, आप लोग उधर रहिए। क्योंकि हमारा पड़ोस का, जहाँ मेरी ससुराल थी, वो रास्ता पहले मिलता था। उधर सदर हॉस्पिटल टकराते हुए मैं दूसरी सिटी इन करती जहाँ मैं शिफ्ट हुई थी। तो मैं पहले वो हॉस्पिटल गई और वहां जाके मैंने अपने हस्बैंड को टाका लगवाई, क्योंकि उसे सर में चोट आया था। और उधर मैं बार बार बेहोश होके गिर रही थी। मुझे जरा भी परवाह नहीं था कि मैं गिर रही हूँ, लेकिन अदर आदमी मुझे बार बार संभाल रहा है कि देखो ये तो ज्यादा जख्मी ये है, बट ये अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। मैं बार बार सबको डांट रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। सिलाई 4 पड़ना था। 3 सिलाई के बाद मैं बाहर निकली और मैंने कहा कि मुझे जस्टली एम्बुलेंस चाहिए, मुझे हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके जाना है। मैंने एक फैमिली को अपने पास नहीं बुलाया। मैंने उसे कहा कि मैं जिस हॉस्पिटल में लेके आऊंगी, एडमिट कराऊंगी, आपको वहीं रहना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे आपको एक मैसेज जा रहा है कि आपका ब्रेन जो कहता है वो आप कर लेते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो।
कोई भी बात हो, आपका ब्रेन जो कहेगा। इसीलिए कहते हैं इंसान को दिमाग का गुलाम कभी नहीं होनी चाहिए। अगर हम दिमागी गुलाम हो गए और हर बात हम दिमाग का सुनने लगे तो हम अच्छाई और बुराई का कभी जजमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम वही जज करेंगे जो हमारा सिर्फ दिमाग कहता है। वहां से मैं अपने हस्बैंड को ओन सिटी में लेके आई, जहां मैं रहती थी, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। जब एम्बुलेंस रुका, लोग, हमारे फैमिली के सारे लोग वहां खड़े थे और उन्हें जब निकालने लगे तो मैं बाहर निकली तो सबका नजर सबसे पहले मेरे ऊपर पड़ा। तो हमारा कपड़े लोग ढके हमारे बॉडी पे, क्योंकि कपड़े फट चुके थे और ब्लड निकल रहे थे। पूरा पूरा जख्मी थी, कोई एक जगह नहीं, पूरे भाग में। हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड भी एडमिट हुए और मैं भी एडमिट हुई। जब मेरी ट्रीटमेंट हुई और हस्बैंड 6 घंटा के बाद चले गए दुनिया से, मुझे किसी ने बताया कि मेरे साथ ये ऐसा हादसा हुआ, लेकिन मैं जान चुकी थी कि मेरे हस्बैंड नहीं है, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं जान चुकी हूँ। मैं देखना चाहती थी कि लोग मेरे साथ क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये समझ में आ चुका था कि बाकी की जिंदगी तो 3 बच्चे को मुझे ही संभालने हैं, बट अभी तो देखूं कि लोग क्या रिएक्ट करते हैं, क्या रिस्पॉन्स करते हैं। ये बहुत जरूरी होते हैं एक मदर के लिए। जब उनके हस्बैंड चले जाते हैं, अगर वो मदर किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाती है तो उनके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है। आप ऐसा एग्री करते हैं? जी हाँ, बच्चे का भविष्य मदर और फादर मिलके मिलाते हैं। अगर दोनों में से कोई एक है तो भी बना सकते हैं। मेरे घर पे 2 दिन के बाद जब मेरे हस्बैंड का दाह संस्कार हो गया, लोग मुझसे बोलते थे आप रो। मैं अंदर ही बोलती थी मैं क्यों रो, अगर मैं रोऊंगी तो ये सब लोग मुझे कमजोर कर देंगे, और जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो ये सब लोग हमारे बच्चे को छोटे दृष्टि से देखेंगे, नीचे दृष्टि से देखेंगे, और मैं ऐसा कुछ भी अपने बच्चे के साथ नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ बचपन से आज तक होते आया है। मैं ये कदापि मुझे बर्दाश्त नहीं था कि मैं अपने बच्चे को उस दृष्टि से किसी को देखने दूं। फिर भी लोग, फैमिली वाले बोलते थे अब 2 बेटियां की शादी हम लोगों को ही कराना पड़ेगा, क्योंकि इनके तो हस्बैंड रहे नहीं और कोई बैंक बैलेंस नहीं था। जब मेरे हस्बैंड नहीं रहे थे तभी मेरे पास 21 लाख का कर्ज था, पूरा 21 लाख का कर्ज था। हिसाब किताब जब मेरे डायरी में 21 लाख का कर्ज था, और सारी फैमिली मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे, हर्बल लाइफ नहीं करना है, आपको दोबारा से या तो कपड़े की दुकान करने हैं या तो दोबारा से पार्लर। लेकिन तब तक मुझे डॉक्टर मेरे हैंड का विकलांग सर्टिफिकेट बना के हमारे पेरेंट्स को दे चुके थे। हमारे पेरेंट्स को ट्रीटमेंट जो करा रहे थे उनको हैंड ओवर कर चुके थे कि मेरे हैंड एक विकलांग हो गए हैं और मैं अपने लाइफ में राइट हैंड से कुछ भी जीवन में नहीं कर पाऊंगी। तो हमारे पेरेंट्स को ये भी एक मैसेज चला गया था कि हमारे एक हैंड विकलांग हो चुका है। तो फिर मुझे सलाह दे, वो खुद में सलाह दे रहे थे, फिर वो समझ चुके कि इनका हैंड तो विकलांग हो गया, पार्लर चलाने के लिए तो दोनों हाथ में ताकत बराबर चाहिए, तो इसे किराना दुकान, राशन की दुकान ज्यादा समझ में आया कि एक स्टाफ को रह के राशन का दुकान करवाया जाए। मेरी बेटी बड़ी वाली बेटी थी और एक सिस्टर की बेटी थी, और मेरे कान में सब आवाज आ रहा था हर्बल लाइफ नहीं करना। मैंने एक लाइन बोला अपनी बेटी से, जितनी बार लोग मुझे बोले कि हर्बल लाइफ नहीं करना है, आप उतनी बार मुझे सेक पिलाना, बस इतना सा काम तुम अपनी मम्मी के लिए करना और कोई काम मत करना। जितना बार लोग मुझे बोले कि हर्बल लाइफ नहीं करना है, आप उतनी बार मुझे सेक पिलाना, बस सेक पिलाते रहना, मैं ये लड़ाई को जीत जाऊंगी बिना बोले। यहाँ पे एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ, जब सिचुएशन और हालात आपके पास ना हो तो आप नहीं बोलिए कुछ, आप चुप रहिए, वक्त पे छोड़ दीजिए। सिचुएशन और हालात जब आपके पास ना हो तो आप वहाँ कुछ मत बोलिए। जब कुछ भी समझ में ना आए तो हाथ ऊपर कर दीजिए, जैसे द्रौपदी हाथ ऊपर कर दी थी चीर हरण के वक्त। जब तक उन्होंने अपने साड़ी को पकड़ के रखा, भगवान कृष्ण उसके पास नहीं आया।
और जब वो लास्ट देख ली कि अब मेरे हाथ में नहीं है, और दोनों हाथ जब वो ऊपर कर दी और राधे को बुलाई, तो अब राधे उसके पास आया और उसका चीर हरण होने नहीं दिया। सेम चीज आप अगर हर्बल लाइफ में सफल होना चाहते हैं, तो जब आपके पास सिचुएशन और हालात और चुनौती ये सब कुछ आपका विपरीत चल रहा हो, फिर भी आप हर्बल लाइफ करना चाहते हैं, तो आप किसी से बात मत करिए, विरोध नहीं करिए, चुप रहिए और आप अपना काम लगातार करते रहिए। सब चीज आपके पास वापस आ जाएगा। काम ही है जो आपको हर चीज आपके पास वापस लाके देगा। और कंटिन्यू 13 दिन का कर्म क्रिया होता है। उस 13 दिन में हमने 5-6 कस्टमर बनाया। ऑफिस मेरे घर पे ही थे, मैं ऑफिस में लोगों को बुलाती थी, उसी हालात में मैं दुपट्टे को ओढ़ के जाती थी, अपने कस्टमर से बात करती थी। और हमारे परिवार वाले सोचते थे इसका एक ब्रेन का कोई एक चीज लूज हो गया है, मतलब ब्रेन इसका सही से काम नहीं कर रहा है। जब कंपाउंडर आते थे मुझे ड्रेसिंग करने के लिए, तो एक पल के लिए कंपाउंडर भी सोचते थे कि मैं इसका जख्म का ड्रेसिंग कैसे करूं। तो मैं समझ जाती थी कि मुझसे ज्यादा पीड़ा इसको हो रहा है। मैं पूछती थी आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों नहीं मेरे ड्रेसिंग कर रहे हैं? तो बोलते थे मैडम आपको इतना पीड़ा होगा ये सोच के मेरा हाथ कांप रहा है। बोले आप अस्थिर होइए, मैं खुद आपको सारी चीज करके देती हूँ। और मैं खुद अपने हाथों से पट्टी को फाड़ देती थी अपने हाथों से, और उस उतने देर में कंपाउंडर अपना आंख को बंद रखता था और मैं फाड़ के उससे बोलती थी अब आंख खोलिए और मेरा ड्रेसिंग करिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे 13 दिन में अपने जख्म को ठीक करना है। मुझे बहुत लोगों की मदद करनी है, मुझे काम करना है, मुझे मदद करना है और मुझे काम करना है। मेरे दिमाग में एक ही चीज था, जुनून, कि मुझे काम करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है, और ये जख्म मेरा रास्ता नहीं रोक सकता है। और अगर मैं इसको लेके बैठ गई, दर्द को लेके बैठ गई, तो ये जख्म मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। लोग दो ही कंडीशन में बनते हैं, या तो हालात बहुत अच्छा हो या वो टूट गया हो। दिमाग से विकलांग अगर हो गए तो वो व्यक्ति जीते हुए बाजी को भी हार सकता है। अगर वो दिमाग से ताकतवर है, हारे हुए बाजी को भी वो लास्ट मोमेंट पे जीत सकता है। हर्बल लाइफ में अभी आपका कितना काम हो रहा है ये मैटर नहीं करता है। हर्बल लाइफ में मैटर ये करता है कि आप कितना करना चाहते हैं। आपके सामने आपका डाउनलाइन है ये मैटर नहीं करता है, आपके पास कस्टमर है ये मैटर नहीं करता है, आपके पास टीम है ये मैटर नहीं करता है, आपके पास स्पॉन्सर है ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपका अपलाइन और आपकी कम्युनिटी आपके साथ है, तो आप फिर से टीम बना लेंगे, फिर से कस्टमर बना लेंगे, फिर से नया टीम को आप तैयार कर देंगे। उससे बड़ा मैटर करता है पता है क्या? मैं आपको एग्जाम्पल की तरह बताना चाहती हूँ। अखाड़े में कुश्ती कितने लोग देखे हैं लड़ते हुए, हकीकत में देखो तो पिक्चर में देखे है ना, जब कुश्ती लड़ने वक्त लास्ट में उसको पटक दिया जाता है, उस वक्त क्या वो बंदा दोबारा खड़ा अपने स्किल के वजह से होता है? नो। अखाड़े में गिरा हुआ व्यक्ति स्किल के वजह से खड़ा नहीं होता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के वजह से खड़ा होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ ऐसी घड़ी भी आती है जहां आपको कोई मोटिवेशनल काम नहीं करता है, कोई आपको ना तो मोटिवेट कर सकता है ना तो किसी की मोटिवेशनल काम आती है। उस वक्त सिर्फ आपको सेल्फ विश्वास कितना है वही आपको काम आएगा, और वही सेल्फ विश्वास आपको हर्बल लाइफ की आखिरी मंजिल तक पहुंचाएगा। मेरा उस वक्त ना तो मेरे पास कोई मोटिवेशनल था, ना तो किसी के अंदर वो ताकत था जो मुझे मोटिवेट कर सके। सिर्फ मेरे पास सेल्फ विश्वास था कि मुझे हर्बल लाइफ करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे अपने बच्चे और अपने परिवार, अपने समाज के लिए करना। मेरा सबसे बड़ा समझ था कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। जब मेरी बेटी की शादी हो तो कोई व्यक्ति ये ना कहे कि मेरे से पैसे लेके शादी किए हैं। मेरा एक अपने अंदर एक जुनून था कि मैं अपनी बेटी की शादी में किसी से एक तिनका ना मांगू। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास। आपके पास क्या है?
आपके पास भी कोई न कोई वाय होना चाहिए, कोई न कोई रीजन होना चाहिए। जब तक आपका कोई वाय नहीं होगा तब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा। विजन क्लियर सिर्फ उसी का होता है जिसके पास कोई वाय होता है। क्या आपके पास कोई वाय? अगर आपके पास कोई वाय है तो आपका विजन 100% क्लियर होगा और किसी भी स्थिति में आप लगातार आप काम करते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। जैसे ये 13 दिन क्लोज हुआ, मैंने नेक्स्ट स्पॉन्सर को कॉल किया कि इवेंट में मुझे आने हैं। मेरे स्पॉन्सर ने बोला ऐसी हालात में आपको ट्रेनिंग में नहीं आना चाहिए। मैंने जिद ठाना तो बोला मैं अपनी गाड़ी भेज देता हूँ। मैंने अपने स्पॉन्सर को कहा सॉरी मुझे आपकी गाड़ी नहीं चाहिए। क्यों? उन्होंने पूछा क्यों? आज आप अपनी गाड़ी मुझे भेजेंगे और मैं आपके गाड़ी पे बैठ के ट्रेनिंग लेने जाऊंगी, लेकिन दूसरे दिन जब मैं पैदल जाऊंगी तो मेरा समाज मुझे खा जाएंगे नजरों से। मारों का डर नहीं है, लोगों की तीखी नजरों का बहुत डर होता है। लोग मुझे खा जाएंगे कि किसके 4 व्हीलर। सर मुझे आज ही पैदल और ऑटो सफर करके जाने दीजिए। किसी को यकीन नहीं था कि जिस लेडीज का हस्बैंड मरे हैं और वो लेडीज ठीक 15वां दिन किसी इवेंट में प्रेजेंट हो, मेरे स्पॉन्सर को भी यकीन नहीं था। जब मैं उस इवेंट में प्रेजेंट हो गई तो काफी सारे लोग सहमित और खड़े हो गए और मैं खुद मैं चल के वहां गई जहां सिस्टम वाले बैठते हैं और मैंने सिस्टम वाले को बोला मुझे अपनी स्टोरी शेयर करनी है और आप हमारी स्टोरी लगाइए। वो डर से मेरी स्टोरी लगाया और मैं स्टेज पे गई और अपनी स्टोरी को शेयर की। सेकेंड डे 150 किलोमीटर दूरी ट्रेनिंग थी। बस पे ट्रेवलिंग करके मैं 150 किलोमीटर ट्रेनिंग लेने गई। जिस बाइक से मेरी एक्सीडेंट हुई थी ठीक 17वां दिन मैं बाइक से कैंप करने गई। काले कपड़े घाव पे स्टॉल को ढक के सामने वाला जहां कैंप करने गई वहां किसी को पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड ठीक 17 दिन पहले गुजरे हैं। लोगों ने बोला आपका फेस इतना डल क्यों है? मैंने बोला पिछले 1 वीक से मुझे इन्फेक्शन फीवर हो गया था जिसके वजह से मेरी चेहरे इतनी खराब हो गई है। मैंने उस दिन 10 लोगों का बीएमआई किया, 10 लोगों का बीएमआई किया। भले ही एक भी नहीं बना क्योंकि मैं उस तरह से बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं ये सब क्यों कर रही थी आप जानना चाहेंगे? आप जानिए, मैं ये सब इसलिए कर रही थी कि मेरे अंदर की इच्छा शक्ति कहीं मर ना जाए, कहीं डूब ना जाए, किसी तिनके के नीचे, किसी पहाड़ियों के नीचे वो छिप ना जाए, फिर दोबारा से ना मुझे इस स्किल के ऊपर काम करना पड़े, फिर दोबारा से मुझे वही ना करना पड़े। इसीलिए मैं उस कंडीशन में रेगुलर काम की और उसी महीना मार्च में 31वां महीना लगता है और 30 तारीख को रात में हमने फैसला लिया कि मुझे बिजनेस को क्लोज करना है। और मेरे पास मेरे बच्चे के चुमानों में जितने लोग पैसे दिए थे सारे पैसे को मैंने एक जगह जमा किया। लोग इसलिए पैसे दे रहे थे कि अभी इसको पैसे की जरूरत है, इसका घर पैसे से चलेगा। लोग ये सोच के ज्यादा पैसे दे रहे थे हमारे बच्चे के हाथ में। मैंने सारे पैसे को कलेक्ट करके अपने आईडी पे सेल्फ 2500 वॉल्यूम पॉइंट को करके अपने बिजनेस को क्लोज किया। क्यों किया पता है आपको? मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर मैं 2018 मार्च का बिजनेस क्लोज नहीं करती तो शायद आज तक मैं ना जाने कितने बार हमारी बिजनेस गिर जाती। सेल्फ वॉल्यूम मैं नहीं करती, लोगों का वॉल्यूम होता लेकिन अपना वॉल्यूम नहीं होता। मैंने भविष्य को देखा, वर्तमान को नहीं। हर्बल लैब कल का नहीं है, हर्बल लैब आज का है। मैंने अपने भविष्य को देखा कि अगर स्थिति बहुत खराब हो और उस वक्त अगर आप अपने बिजनेस को स्थिति के भरोसे टाल देते हैं तो वो स्थिति कोई दूसरा नाम, कोई तीसरा नाम लेके आते रहेगा और बिजनेस आपका बैक जाते रहेगा। आप लोगों के लिए प्रेरणा नहीं बन पाएंगे, आप लोगों को नहीं बता पाएंगे कि किसी भी चुनौतियों में आपको काम करना है, किसी भी स्थितियों में आपको काम करना है। मुझे नोट्स बनाना नहीं आते थे। मैं 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब मैं जूम का कोड भी मुझे नहीं पता था। मैंने आपको क्या बोला, 70% श्रेय हमारे बच्चे को इस बिजनेस में
मेरा रहने का रीजन है। जब मैं अपने बेटे के बाइक पे बैठती हूँ तो मुझे स्पेलिंग सिखाते हैं, वो बोलते हैं ये बोलो मम्मी, और पूरे रास्ता मुझसे रटवाते हैं और मैं उसे मारती हूँ, तू मुझे इतना तंग मत कर। लेकिन जब मैं उसके बाद कहीं रहती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि आज मैं जो भी कर रही हूँ अपने बच्चे से के वजह से कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनका बहुत बड़ा हाथ है हमारे साथ। लेकिन ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने अपने बच्चों के सामने अपने आप को प्रूव किया, अपने आप को प्रूव किया कि आपकी मदर कमजोर नहीं है, और उनके साथ हमने कंधे से। आपको क्या लगता है इस दुनिया में एक सिंगल मदर इतना आसान से जी सकती है? इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना आसान अभी मेरे लाइफ है। बहुत डिफिकल्ट हमारा लाइफ है। 1 घंटे में आप हमारी स्टोरी का 10% ही समझ पाएंगे। हमारी स्टोरी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत जटिल है, बहुत दुखदाई है, बहुत कठिनाई है। लेकिन ये सब कुछ से बाहर मैं निकल रही हूँ क्योंकि हमारे पास मार्क्यूस सर का बना हुआ एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है। जी हाँ, बहुत बड़ा सिस्टम है। आपके पास मार्क्यूस सर का बना हुआ एक बहुत बड़ा सिस्टम है। यहाँ पे जितने भी भाई एवं बहनों, मैं सबके लिए मैं सबको मैसेज दे रही हूँ, और खास करके मदर एंड जितने भी सिस्टर हैं, मैं उनके लिए मैसेज है कि किसी भी स्थिति में आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप ही अपने आप में भारी हैं। किसी और की सहारा मिल जाए तो ठीक है। क्या बोलते हैं, दाल भात में घी मिल जाए तो अति उत्तम, अगर घी ना मिले तो दाल भात भी बहुत उत्तम है, राइट? तो घी एक अति उत्तम है, अगर कोई मिल गया सहारा तो ठीक है, नहीं मिला तो दाल एक खुद ही एक प्रोटीन है, और प्रोटीन हमारी ताकत और हमारे बॉडी को मसल्स बनाती है। तो लगातार काम करती गई गेट टू 5 और मिल्टी। 2022 में मैंने अपना मिल्टीम लेवल को क्वालिफाई किया। अभी मैं 0 लेवल पे काम करना शुरू की हूँ। पिछले 4 डे मैंने सुबह एक सेशन किया अपने टीम के साथ, और मैंने उस सेशन में अपनी टीम को कहा कि उस समय हमारे 50 लोग ज्वाइन किए हुए थे, जिसमें एक मैं थी और हमारे टैग टीम थे और अदर सारे लाइनें थी। मैंने वहां कल आज मॉर्निंग में कहा कि मैं आपको बता रही हूँ कि 49 लोग हमसे बड़े लेवल पे हैं, बड़े ओहदा में हैं और बड़े अनुभवी हैं, लेकिन मैं एक सरसों के दाने के समान आज मैं अपने आप को रख के अब मैं हर्बल लैब को करना शुरू की हूँ। और अगला 6 महीना हमारा हर्बल लैब कहाँ जाएगा, इस कम्युनिटी का हर्बल लैब कहाँ जाएगा, मार्क्यूस सर का मिशन कहाँ जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। क्यों? क्योंकि जब आप आम का पेड़ में सबसे ज्यादा आम फलता है, और आम के पेड़ में आम एक ऐसा फल होता है जिसमें हर कोई, चाहे वो राजा हो या रंग हो, एक आम तोड़ने का कोशिश जरूर करता है। वो 100 केजी आम खरीद सकता है, लेकिन अगर वो पेड़ के नीचे से गुजरता है तो वो एक आम तोड़ने का कोशिश जरूर करता है, एक ईंटा जरूर मारता है। आम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो गिरना होता है वो गिर जाता है, और जिसको बनना होता है वो बन के बाजार में मूल्य दामों पे बिकता है, मूल्य दामों पे बिकता है। आपके पास जो भी टीम है, जिसको रहना होगा वो रहेगा, जिसको नहीं रहना होगा वो नहीं रहेगा, और जिसको बिकना होगा मूल रेट पे बाजार में एक दिन वो मूल रेट पे जरूर बिकेगा। आपको सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखना है और लगातार आपको अपने लिए काम करना है। आज जो मुझे सौभाग्य मिला है आप लोगों के साथ अपनी कहानी साझा करने के लिए, ये मेरा सौभाग्य है, आपका नहीं, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को उत्तम महसूस कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करने का मुझे ऊपर वाला ने थोड़ा मौका तो दिया, इस जन्म का सफल होने का थोड़ा मौका तो दिया। क्योंकि अगर लिस्बॉन में मुझे ऐसे महान व्यक्ति से नहीं मिलती, और आपके जो प्रेस टीम है, आपके जो मिल 75 है, जो मिल टीम है, जो संजय सर है, ये लोग एक महान व्यक्ति हैं हमारे नजरों में, और ऊपर वाले के नजरों में ये लोग एक महान व्यक्ति हैं। और मैं आप अपने आप को शाबाशी दीजिए कि ऐसे महान व्यक्ति के छत्र छाया में आप हैं। गॉड ब्लेस यू। और आप सब लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत। आखिरी का मैं 5 मिनट और लेना चाहूंगी आपका, और वो आखिरी का 5 मिनट आप अपने जीवन में कुछ तो
ऐसी चीजें करेंगे जिससे लोग आपके लिए, आपके जैसा बनना चाहे, आपके लिए प्रेरणा ले। जी हाँ, आपको आम व्यक्ति बनके नहीं रहना है, आपको आम व्यक्ति बनके नहीं रहना है। आपको जैसे आपके सोसाइटी में सारे लोग रहते हैं, अगर सेम बिहेव अगर आप करेंगे तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। अगर आपके फैमिली में या आपके सोसाइटी में जैसा वो है, अगर वैसा ही आप भी रिस्पॉन्स करेंगे तो फिर आपके जैसा कोई बनना नहीं चाहेगा। दुनिया उसके जैसा बनना चाहता है जो सबसे अलग दिखता है, हाँ या ना, जो सबसे अलग दिखता है। तो आपको ऊपर वाला ने बाय चांस हर्बल लाइफ में चुना है, आप अपने चॉइस से नहीं आए हैं, आप अपने चॉइस से नहीं आए। सब मैं बड़ी बेटी की रिश्ता खोजती थी, मेरी अपनी मामा की बेटी, उन्होंने मुझे बोला कि देखो तुम रिश्ता खोजना बंद करो। मैंने बोला क्यों आप दीदी ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि तुम रोड पे फ्लायर करती हो, रोडों पे लोगों को बताती हो, कभी ये शहर कभी ये वो शहर, अच्छे घर से तुम्हारा रिश्ता बेटी का नहीं आएगा। कितना बड़ा सबक मुझे अपनी बहन मामा की बेटी ने दिया। मैंने उस रात ही, ये बात मुझे 2022 में उन्होंने कहा, 2022 में उसी रात मैंने डायरी में एक नोट्स बनाया और वहां से एक नया संकल्प लिया, क्योंकि मेरी बेटी MBBS डॉक्टर मेरे हस्बैंड बनाना चाहते थे, लेकिन जब मेरे हस्बैंड नहीं रहे तो स्थिति नहीं थी कि मैं पढ़ाऊं, तो मेरी बेटी को पढ़ाई ड्रॉप करना पड़ा था, बीच में छोड़ के आना पड़ा था हॉस्टल से। तभी मैंने निर्णय लिया कि मैं दामाद MBBS डॉक्टर ही करूंगी, चाहे इसके लिए जो कीमत मुझे चुकाना पड़े। और मैंने 2023 दिसंबर में हमारे बड़े दामाद MBBS डॉक्टर है। उसी फैमिली ने हमारे लिए ताली बजाया, उसी परिवार ने हमारे लिए ब्लेसिंग किया और हमारे लिए ताली बजाया। आप सबसे अलग हो, आप वो सब कुछ कर रहे हो क्योंकि हमारा पीढ़ी में एक सिर्फ ननिहाल में एक डॉक्टर है, बाकी किसी ने डॉक्टर दामाद नहीं किया हो। दूसरा सबक हमने अपने परिवार को दिया, हर्बल लाइफ वाले का कोई औहदा नहीं होता है, सरकारी नौकरी वाला का ही सिर्फ औहदा होता है। हमने पहला सबक सरकारी नौकरी दामाद करके दिया, दूसरा सबक हर्बल लाइफ दामाद हमने चुना। सेकेंड शादी, अपनी सेकेंड बेटी का शादी हर्बल लाइफ गेट टीम, अभी वो बहुत ज्यादा मिल टीम बनने वाले हैं, उनके साथ हमने फाइनल किया। दोनों सबक हमने अपने समाज और अपने परिवार को दिया। आप ही हैं जो समाज और परिवार को सबक दे सकते हैं, आप ही हैं। हमने दोनों चीजों को दिखाया कि देखो, एक तरफ MBBS डॉक्टर भी करने की ताकत रखता है हर्बल लाइफ, और एक तरफ हर्बल लाइफ एसोसिएट गेट्टी मिल्टिन भी करने की ताकत रखता है। हर्बल लाइफ के अंदर ही सारा चीज है, वो चाहे तो चिड़िया को दबा सकता है, वो चाहे तो चिड़िया को छोड़ सकता है। इतनी बड़ी ताकत है हर्बल लाइफ में, इतनी बड़ी ताकत है हर्बल लाइफ में। तो आपके पास दुनिया का वो हर एक ताकत है। अपने अपलाइन स्पॉन्सर के साथ बने रहे और उनके साथ रहे। अगर हमारी स्टोरी से आपको जरा भी, और मैं इमोशनल होना बंद कर जी हूँ, पता है, ये मैंने सेल्फ स्टडी किया अपने ऊपर, क्योंकि मैं अपनी कहानी लोगों को बता नहीं पाती थी और रोने में मेरा समय बर्बाद हो जाता था। अब मैंने भगवान से कहा, तू रोएगा मैं नहीं, क्यों? अब तेरा वारी है रोने का, मेरा वारी खत्म है। मैं लड़ाई करती हूँ भगवान से, किसी और से तो बिल्कुल नहीं, किसी और से तो बिल्कुल नहीं। और मुझे जब भी कुछ कहना हो तो मेरे ही आंखों के सामने कान्हा है, इधर भी है उधर भी है, और इधर से बात करते हुए मैं बता देती हूँ, अगर आपको रोना है तो आप रोइए। अभी मैं अपनी कहानी बताने वाली हूँ और मैं नहीं रोऊंगी, आपको रोना होगा, क्योंकि अगर मैं रोने लगूंगी तो मेरी गला बैठ जाएगी और लोगों को मैं बता नहीं पाऊंगी और लोग समाज में आगे बढ़ के अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। तो थैंक यू आप लोगों को, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतने शिद्दत से सुना, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आप लोगों को। और बैक टू संजय सर। थैंक यू मैम, लाजवाब स्टोरी, अनोखी स्टोरी।